एजुकेशन वो होता है जो हम स्कूल और कॉलेजेस में रिसीव करते हैं और जो हमें कैरियर के लिए तैयार करता है, जिससे हमारा प्रोफेशन और कैरियर डिसाइड होता है। लेकिन लर्निंग एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो स्कूल कॉलेज के बाद भी चलते रहता है। आपके पास जो मोबाइल है उसका सॉफ्टवेयर आप वीकली या मंथली अपग्रेड करते हैं ना, लेकिन कभी आपने सोचा ये जो ब्रेन, इसका जो सॉफ्टवेयर है यानी कि माइंड, उसके सॉफ्टवेयर को आप अपग्रेड करते हैं? कितनी बार अपग्रेड किया? जब तक हम स्कूल और कॉलेज में होते हैं तब तक हमारे इस ब्रेन के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर का रेगुलर अपग्रेडेशन होते रहता है एजुकेशन की फॉर्म में। लेकिन स्कूल और कॉलेज के बाद हमारा ये अपग्रेडेशन रुक जाता है। हम रियल लाइफ में आ जाते हैं और जिंदगी के झमेलों में इतना बिजी हो जाते हैं कि अपने आप के इस सॉफ्टवेयर को अपग्रेड नहीं कर पाते। जब मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपग्रेड करना इतना जरूरी है तो इस सॉफ्टवेयर को भी तो अपग्रेड करना जरूरी है। और दूसरी चीज, लाइफ में एजुकेशन जब आपने अचीव किया स्कूल कॉलेज में, वहां पर बहुत सारी चीजें आपको पढ़ाई गई, सिखाई गई, एजुकेशन दिया गया जिससे आपका कैरियर बन सके, जिससे आप एक अच्छे प्रोफेशन को चूज कर सकें और एक अर्निंग कर सकें। लेकिन बहुत सारी चीजें जो रियल लाइफ में एक अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी हैं, वो वहां पर नहीं पढ़ाई गई, नहीं सिखाई गई। और इसी वजह से आज जब स्कूल कॉलेज के बाद रियल लाइफ में हम एंटर करते हैं तो बहुत सारा स्ट्रेस, एंग्जाइटी, डिप्रेशन हमारे अंदर आता है। हम एक हेल्दी, हैप्पी, फुलफिल्ड लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। तो इन सब बातों को समझते हुए मुझे लगा कि कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, एक ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए जो रियल लाइफ लर्निंग या वो चीजें सिखा सके जो स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाई जाती लेकिन लाइफ मैनेजमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस जरूरत को ध्यान में रखते हुए इस मोटो के साथ मैंने शुरुआत किया है लाइफ कैंपस का। लाइफ कैंपस, लर्निंग फॉर लाइफ, लाइफ लॉन्ग लर्निंग। लाइफ कैंपस में हम ऑनलाइन और ऑफलाइन ऐसा कंटेंट लेकर आएंगे आपके लिए जो आपको लाइफ लॉन्ग लर्निंग के प्रोसेस में रखेगा। उसके साथ साथ लाइफ कैंपस का एक मोटो होगा कि हम आपको रियल लाइफ सक्सेसफुल लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे, रूबरू करवाएंगे, जहां पर हम ऐसे लोगों को इनवाइट करेंगे लाइफ कैंपस के प्लेटफॉर्म पर जिन्होंने लाइफ में वो सक्सेस जिसे हम सब चाहते हैं वो अचीव किया डिफरेंट फील्ड्स में। लेकिन जिन्होंने वो सक्सेस अचीव किया होगा, कैसे उन्होंने अचीव किया और क्या उन्होंने प्रॉब्लम्स का सामना किया, कौन सी लाइफ की लर्निंग्स थी जो उन्हें मिली और कौन से लाइफ के खट्टे मीठे अनुभव थे जो उन्हें इस जर्नी में मिले और उन अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिले। इस मोटो के साथ हम उन रियल सक्सेसफुल लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर लेकर आएंगे आपके लिए। जो लोग इस लाइफ कैंपस का हिस्सा होंगे, स्टूडेंट होंगे, उन्हें हम कहेंगे लाइफ चैंपियंस। ये लाइफ चैंपियंस अपने आप को हमेशा अपग्रेड रखेंगे, अप टू द मार्क रखेंगे और अपना एक बेहतर वर्जन हमेशा बनाते रहेंगे ताकि लाइफ को 100% नहीं 200% जिया जा सके। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लाइफ कैंपस में लर्निंग फॉर लाइफ एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। जैसा कि अभी आपने डायरेक्टर्स मैसेज देखा, उन्होंने यही बताया कि लाइफ कैंपस हमने इसीलिए बनाया है कि जो लाइफ में हमें चाहिए बट हमारे पास है नहीं, लेकिन उसकी जरूरत बहुत ज्यादा है, हम आप तक वो लेके आते हैं। वो चीजें जो हमें अंधकारमयी दुनिया से बाहर निकालती हैं और हमें प्रकाश की तरफ ले जाती हैं, वो लाइफ कैंपस लेके आता है। ठीक कुछ इसी तरह लाइफ में बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास जो चीजें होती हैं हम उसकी कदर नहीं करते और जो चीजें नहीं होती हैं हम उनकी तरफ ज्यादा झुकाव हमारा हो जाता है। उसको पाने के चक्कर में हम लाइफ में शायद कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आज की स्टोरी कुछ ऐसी ही है।
जिन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना, जिन्होंने अपनी ताकत को पहचाना और उसके दम पे आज वो क्या है। सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा आप सभी के सामने डॉक्टर कृष्णकांत साहू सर को, जो कि हैं MBBS MS MCH हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कार्डियोथोरेसिक एंड वस्कुलर सर्जरी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हॉस्पिटल, एडवांस कार्डियक इंस्टीट्यूट ACI, JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर। सर स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले कृष्णकांत सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझे और इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जैसा हमारा फ्लायर आप सबने देखा होगा, फ्लायर में सबसे पहले लिखा था कि लाइफ जर्नी ऑफ अ हिंदी मीडियम स्टूडेंट हु इज नाउ वन ऑफ द बेस्ट कार्डियोथोरेसिक सर्जन इन इंडिया। सर मैंने आपकी स्टोरी पढ़ी कल रात से, जहां जहां से भी मिल पाया आपसे, तो उतनी ज्यादा बातचीत नहीं हो पाई सर, बट जितनी भी मिले, जितने भी लिंक्स, मैंने सारी स्टोरी पढ़ा और मैं अपने कॉलेज टाइम में चला गया सर, जब इंजीनियरिंग का वो प्रेशर होता है और जब हम मेडिकल कॉलेज मेडिकल के फील्ड में हमारे फ्रेंड्स थोड़े जाते हैं, कितने लोग गिव अप कर देते हैं, 10% ही फिल्टर होके आगे जा पाते हैं सर। तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि उन स्टूडेंट तक आपका वो जो जर्नी था सर लाइफ का, क्या उतार चढ़ाव थे, कैसे आपने उनको पार किया, और स्कूल के समय कैसी स्टोरीज थी सर, कैसे आप एक गांव से निकल के, एक हिंदी मीडियम से निकल के, और एक ऐसा फील्ड जहां पे इंग्लिश वर्ड्स के बिना कुछ होता ही नहीं है। बिल्कुल। यस सर, प्लीज शेयर। बेसिकली मैं एक छोटे से गांव का हूँ। कचांदुर करके एक गांव है गुंडरदही में, जो कि पहले दुर्ग जिला में आता था, अभी बालोद जिला में आता है। वहाँ मैंने क्लास 8 तक अपना एजुकेशन वहीं से गेन किया। उसके बाद फिर लेकिन वो जो गांव का जो स्कूल था, ये नहीं कि गांव का था इसलिए पढ़ाई नहीं होती। मैंने उस स्कूल में हर बेसिक चीजें सीखी, हर बेसिक चीजें। और मुझे लगता है कि मैंने अपनी भाषा में, है ना, सारे बेसिक में जो क्लियर थे। मेरे टीचर्स होते थे, वो टीचर्स तब तक नहीं मानते थे सामने वाले को जब तक समझ ना आए। ये वहाँ का बेसिक था स्कूल का। मैं वहाँ के ऐसे बहुत सारे टीचर्स को मतलब धन्यवाद देना चाहता हूँ, बिल्कुल निस्वार्थ। उन लोग कभी एक्स्ट्रा क्लास लेते थे, कभी स्कूल में ही एक्स्ट्रा क्लास ले लेते थे, और वो तब तक पढ़ाते रहते थे कि जब तक सामने वाले को समझ ना आए। और दूसरी चीज, मेरे एक दो टीचर हैं जो क्लास उस समय क्लास 5 में पढ़ाते थे, यादव सर बोलते थे, है ना। बिल्कुल ही सिंपल और बिल्कुल जैसे स्वाधीनता सेनानी जैसे लगते थे। अ, उन वो मतलब वो सारे सब्जेक्ट पर मैथ साइंस सारे चीज, कभी साइंस क्लास 5 में साइंस पढ़ाना है तो बिल्कुल करके दिखाते थे। देखो कि ये तुम्हारा जो लीवर है, क्लास 1 टाइप का लीवर है, क्लास 2 टाइप का लीवर है, क्लास 3 टाइप का लीवर, बिल्कुल सामने ला के दिखाते थे। तो बिल्कुल इमेजिन हो जाता था कि लीवर ऐसा होता है। कभी वो कभी फिल्टर बनाते थे मिट्टी से, कैसे पानी फिल्टर होता है, वो बिल्कुल सामने में करके दिखाते थे। मैथ्स ऐसे पढ़ाते थे कि वो चैप्टर में क्वेश्चन बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, कौन सा है चैप्टर 5 क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, ये इतना तक याद रहता था। सिर्फ मेरे को नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट को, 75 स्टूडेंट को इतना, इतने बार प्रैक्टिस हो जाती थी वहां पे कि आप समझ सकते हैं ना, मैथ्स का सब्जेक्ट है, क्वेश्चन आ रहा है, सर ये भी बोलते थे कि क्वेश्चन नंबर चैप्टर 5 को क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, चलो उसको बनाओ। मतलब इस टाइप की पढ़ाई होती थी वहां पे। तो सारे बेसिक साइंस के क्लियर थे, मैथ्स के क्लियर थे, हिंदी के भी थे, संस्कृत के टीचर भी बहुत अच्छे थे, है ना। मैं कभी रिग्रेट नहीं करता कि मैं कभी छोटे स्कूल में पढ़ा हूँ। मुझे हमेशा गर्व होता है कि मैं, मेरा बेसिक बहुत अच्छा था, मुझे अच्छे टीचर मिले। उसके बाद मैं 8th के बाद, अब उस स्कूल में सिर्फ 8th तक की थी, फिर उसके बाद मैं दुर्ग आ गया। दुर्ग में भी मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किया, वहाँ पे विद्यापीठ स्कूल था। यस वहाँ पे 9 से लेके मैंने 12 तक की पढ़ाई की। वहाँ पे मुझे टीचर अच्छे मिले। टीचर थोड़े परेशान होते थे मेरे से कि मैं बहुत क्वेश्चन पूछता था, सर, बहुत इसमें ज्यादा। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों एक साथ थे, मतलब डिवाइड नहीं हुए थे इस समय हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डिवाइड तो 2000 में ही हुआ। उस समय में। तो कॉमन था, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल चलता था यस सर। उस समय। हाँ। और फिर उसके बाद 9 10 11 पे जब सब्जेक्ट चूज करने की बारी आई, तो फिर मैंने, एक्चुअली मेरा सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट था मैथमेटिक्स। मैं, मुझे लगता था कि लोग बिना मैथमेटिक्स से कैसे जी लेते हैं, है ना। तो मैं मैथमेटिक्स छोड़ ही नहीं पा रहा था, और दूसरा मुझे डॉक्टर भी बनना था, यस सर। ये चीज था। तो फिर मैंने इस चीज का सॉल्यूशन खोजा। तो मुझे पहले पता ये नहीं था मुझे अपने में
कि लोग एक साथ बायोमैथ्स लेते हैं क्या? क्योंकि मुझे इतना पता था कि सीबीएसई पैटर्न में बायोमैथ्स होता है। उस समय सेक्टर 10 स्कूल नंबर 1 में चलता था, सेक्टर बीएसपी का सेक्टर 10 स्कूल और Yes, डीपीएस स्कूल। वहीं के लोग ही सेलेक्ट होते थे। इवन आईआईटी में भी डीपीएस स्कूल से 10 टू 15%, सेक्टर 10 स्कूल के 50% स्टूडेंट सेलेक्ट होते थे आईआईटी में। भिलाई उस समय एजुकेशन हब था, अभी भी है, लेकिन उस समय आईआईटी के लिए पहचाना जाता था वो, yes, सेक्टर 10 स्कूल। और फिर उसके बाद मैंने मैथ्स मेन सब्जेक्ट लिया। मेरा इंटरेस्ट बायो में था, इसलिए बायो भी मैंने कंटिन्यूटी में चलाई और इसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी 2 सब्जेक्ट लेने के लिए। So 11 मेरे 12 का मैथ्स एंड बायो दोनों साथ में था। बिल्कुल, बिल्कुल, Yes, मैथ्स एंड बायो। और इसके लिए मशक्कत ये करनी पड़ी कि किसी को पता नहीं था मेरे स्कूल में, जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, कि 2 सब्जेक्ट लेते भी हैं। फिर मैंने टीचर बोले कि ठीक है, यदि तुम लिखवा के ले आओ अपने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल से, तो मैं देने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, तो मेरे फादर बहुत एक्टिव थे उस समय। उन्होंने तुरंत सारी चीज़ें अपने रिटर्न में लेके आया कि ले सकता है बच्चा। और फिर उसके बाद टीचर बोले यदि सेम डे एग्ज़ाम होगा मैथ्स और बायो का, तो इसकी ज़िम्मेदारी हमारी नहीं होगी। तो फिर मैंने बोला ठीक है, पढ़ लूँगा, एक्स्ट्रा पढ़ने में क्या जाता है बायोलॉजी में, वैसे एक एक्स्ट्रा नॉलेज मिल जाएगा। yes, तो फिर हाँ, 11th में जब एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम में बायो का पहले मैथ्स का होता था, नेक्स्ट डे जब छुट्टी मिलती थी ना दूसरे सब्जेक्ट के लिए, उस दिन बायो का रहता था। मतलब अलग-अलग डे में होता था। ये चीज़ है। और दूसरा ये कि जब 12th में भी जब बोर्ड एग्ज़ाम होते हैं, तब भी दोनों अलग-अलग डेट में हुए। तो मेरे को मतलब ये जो चीज़ डर थी वो मेरा क्लियर हो गया कि हाँ, सेम डे में यदि होता तो मुझे कोई भी एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता। कोई भी क्या, मुझे बायो छोड़ना पड़ता क्योंकि मैथमेटिक्स मेरा मेन सब्जेक्ट था yes, sir. और बायो एडिशनल। और उस समय मेरे टीचर बोलते थे जब विद्यापीठ स्कूल में ना, यार तुम 2 नाव में पैर रखे हो, देख लो। तुमको कहीं दोनों दोनों से दोनों ना खिसक जाए, इसलिए तुम थोड़ा सँभल के रहना। और फिर उसके बाद जब उन्होंने 11th में रिज़ल्ट देखे तो खुश हो गए, कहा कि यार अच्छा परफ़ॉर्मेंस है, और खुश हुए वो। Yes. और इवन मैं अपने बताता हूँ, जैसे बचपन में जब मैं क्लास 11th में विद्यापीठ स्कूल, जैसे टीचर एक इंसिडेंट मैंने पढ़ा था सर कि मैथ्स से ज्यादा नंबर, मैथ्स में आप सेकंड थे लेकिन बायो में आप फर्स्ट आ गए। बिल्कुल, बिल्कुल सही, सही बोला। मैं उस समय ना 2 नंबर से कम हो गया था मैथ्स में मेरे अपने कलीग से। दैट्स ग्रेट अ, सर। और वो हाँ, जबकि हाँ, बिल्कुल, आपका फर्स्ट सब्जेक्ट नहीं था बायो आपका। मैथ्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था। ओके सर, प्लीज कंटिन्यू। यस सर। हाँ, मैथ्स मेरा फर्स्ट सब्जेक्ट था और सेकंड सब्जेक्ट बायोलॉजी था। तो इसीलिए जो रैंकिंग होती है वो मेन सब्जेक्ट से ही होती है हमेशा। यस सर। जो हाँ, हाँ, तो उसमें इसी कारण मैं सेकंड रैंक हो गया। और जो मेरा कलीग था बहुत इंटेलिजेंट था यार, मैथ्स से एक बार 2 तो पूरा तुरंत देखते ही आंसर बनाता था, वो इस टाइप का मेरा कलीग था। तो उससे मैं 2 नंबर कम हो गया था। बट मैं कभी नंबर कम ज़्यादा, फर्स्ट आना, सेकंड आना, इट डज़न्ट मैटर। आपने क्या सीखा, आपके फंडामेंटल्स कितने क्लियर हैं, वो मैटर करता है। यस इवन जब मैं क्लास इवन 9, 10th या 11th में जब मेरे टीचर पढ़ा के जाते थे, है ना? यस तो कई लोगों को मैथ्स समझ नहीं आती थी, टीचर तो चले गए, मैं तुरंत उस समय क्लास ले लेता। उनके जाने के बाद जैसे खाली पीरियड रहता था ना, खाली यस पीरियड में यार किसको समझ नहीं आया, कौन-सा चैप्टर समझ नहीं आया, तो मैथ्स और साइंस में मैं तुरंत वहीं पे ब्लैक बोर्ड में क्लास लेता था। और लोगों को ये चीज़ अभी भी याद है, मेरे दोस्तों को, कि यार तू टीचर के जाते ही तू टीचर बन जाता था। ये यस सर। क्योंकि फंडा क्लियर हो जाता था। टीचर भी अच्छे मिले मेरे को दुर्गा में भी। उसके बाद फिर अब 12th के बाद। प्रिपरेशन की बारी आई, यस। पीएमटी और पीईटी की। यस सर। तो उस समय मुझे आईआईटी का बहुत शौक था। मैं आईआईटी ही दूँगा करके। फिर आईआईटी की प्रिपरेशन किया मैंने 12th में। यस सर। और उस समय मैंने मेडिकल में ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। यस वो ये थोड़ी-सी डिसीज़न होती ना, यहाँ पे थोड़ी-सी गड़बड़ हुई थी मेरी। तो यदि मैं प्रायोरिटी में उस समय सिर्फ़ मेडिकल का करता तो 1 साल मेरे लॉस नहीं होते, यदि मेडिकल डॉक्टर ही बनना था तो। ये एक पहला रिग्रेट है, बट मैं इसको रिग्रेट नहीं समझता क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग में भी एडमिशन लिया, है ना? मैं जब एग्ज़ाम दिया तो मैं बी में सिलेक्शन हुआ मेरा, है ना? पीईटी में। इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से एडमिशन के बाद मेरा मन नहीं लगा और घर वाले बोले, "यार क्या यार इंजीनियर बनते हो?" मेरे मेरे ब्रदर लोग इंजीनियर है ना, तो यस बोलते हैं कि अब बहुत इंजीनियर हो गया, अब तू डॉक्टर बन और अच्छा काम कर, है ना? यस अपने मन की कर और तेरे को मतलब अच्छा कर सकता है। फिर मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग में तो एडमिशन था, फिर उस समय मेरा जो सिलेक्शन हुआ था पीएमटी में भी मुझे आयुर्वेदिक मिला था। यस सर। फिर इंजीनियरिंग कॉलेज से छोड़ के फिर मैंने आयुर्वेदिक में एडमिशन लिया। उसके बाद फिर से मेडिकल की एंट्रेंस के एग्ज़ाम दिया। फिर जो 95 में मैं सेलेक्ट हुआ फिर से।
है ना, 218 रैंक था मेरा। 36 उस समय एमपी होता था ना, एमपी साथ में। यस सर, हाँ, एनपीपी। 500, हाँ, हाँ, 512 सीट होती थी यस सर। शायद, है ना? एमपी सिलेक्शन हुआ तो मैंने रायपुर ही चूज़ किया। रायपुर इसलिए चूज़ किया कि पास पास भी है, और एमबीबीएस मेरे को ये लगता था कि इट डज़न्ट मैटर कि आप कहाँ पढ़ते हो, यस मैटर करता है कि आप क्या पढ़ते हैं, है ना? एमबीबीएस में, खासकर एमबीबीएस में, एमएस में भी वैसी है कि आप डिग्री कहाँ से ली वो मैटर नहीं करता, कि आपने काम कितना सीखा सर्जरी में, ये मैटर करता है। तो फिर जब और उसके बाद जब मैं कॉलेज ज्वाइन किया तो सारे सब्जेक्ट तो इंग्लिश में। यस। मेरा हिंदी मीडियम का उस समय प्लांट को पादप पढ़ता था, सेल को कोशिका, अचानक से जब टीचर पढ़ाते थे तो मेरे तो इधर यहाँ से निकल के ना, अंदर से जाके नहीं, बाहर से ऐसे चले थे। तो शुरू-शुरू में बहुत दिक्कत हुई मेरे को, बहुत दिक्कत हुई लिटरली। तो मुझे एक-एक वर्ड का मतलब, मुझे एक पेज पढ़ने के लिए 1 घंटे लग जाते थे उस बुक को। तो धीरे-धीरे डिक्शनरी देख के मैंने एक-एक चैप्टर पढ़ा, कुछ चैप्टर 3-4 चैप्टर होने के बाद, 1 महीने होने के बाद मुझे लगा कि हाँ, थोड़ा-सा ईज़ी होते जा रहा है, अब ईज़ी होते जा रहा है। ऐसे करके लगभग जितने भी नए-नए जो वर्ड्स थे, अब धीरे-धीरे मेरे मेमोरी उसमें आ गए थे, मेरे ब्रेन में आ गए थे, इसलिए पढ़ना थोड़ा आसान हो गया था। अल्टीमेटली लेकिन ये दिक्कत मुझे पूरा फर्स्ट ईयर में हुई। मुझे ऐसा लगता था कि यार कोई पढ़ा नहीं सकता था क्या? थोड़ा हिंदी बोल नहीं सकते थे क्या? ये लगता था मुझे यार कि टीचर क्या इतना वो है क्या, खड़ूस की टीचर भाई हिंदी में बोल देते यार, क्योंकि मैं इतना तो गधा था नहीं कि मुझे समझ नहीं आया। यस तो सर। अल्टीमेटली बट अच्छा हुआ कि मैं अपने आप को बढ़ाया, एग्जैक्टली सर। और एमबीबीएस मैंने क्लियर किया। एमबीबीएस के बाद फिर मैंने एमएस की तैयारी की। यस एमएस में वही मेडिकल कॉलेज रायपुर से मैंने एमएस किया, यस सर। जनरल सर्जरी में। उसके बाद मुझे सुपर स्पेशलाइज़ेशन करना था, मुझे हार्ट सर्जरी बनना था। यस सर। एक्चुअली मैं जब भी कोई बचपन में पूछते थे ना, क्या बनोगे बेटा? सर्जन बनूँगा, तो क्या? हार्ट का। ये मतलब भले मुझे नहीं पता कि हार्ट में क्या होता है। मैं बाईपास करूँगा, हार्ट सर्जन बनूँगा, हार्ट देखूँगा, लपडप कैसे करता है। बस एक इच्छा थी, और मैं बना भी, यस इंटरेस्ट था। और मैंने एमसीएच जो करते हैं ना, हार्ट सर्जरी के लिए, एमसीएच मैंने जयपुर से किया, सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज। यस सर। क्योंकि उस समय एमसीएच का कोर्स छत्तीसगढ़ में नहीं था, और अभी भी नहीं है। अभी भी एमसीएच नहीं होता यहाँ पे हार्ट सर्जरी में। यस सर। और उसी चीज़ को मैं यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए आया हूँ। इसके बाद फिर मैंने जब जयपुर में एमसीएच किया, उस दौरान भी मैं थोड़ा-सा पॉलिटिकली वो भी था, इन्फ्लुएंस था। मैं वहाँ पे प्रेसिडेंट रहा, जयपुर के मेडिकल कॉलेज में। इवन जयपुर जाट बोलते हैं वहाँ पे, राजस्थान में जाट बोलते हैं, जयपुर रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन, वहाँ प्रेसिडेंट भी था 1 साल। यस उसके बाद फिर धीरे से मैं राजस्थान एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर बना, होल राजस्थान का। यस सर। वो भी ये मेरा पॉलिटिकल करियर बता है ना? वो फिर था, और मतलब अच्छे-अच्छे काम भी करवाए वहाँ पे। वहाँ पे जब कभी जयपुर जाएँगे, जो एसएमएस हॉस्टल में, जो जानते हैं ना, एसएमएस का एक वो है, आरडी हॉस्टल। कभी जाएँगे तो कोई कलीग होंगे या कोई देख रहे होंगे फेसबुक में, यस सर। एसएमएस हॉस्टल में, आरडी हॉस्टल में एक आरओ मशीन लगी होगी, है ना? वो उस समय एक छोटा-सा मशीन होता था, आज के डेट में इंडस्ट्रियल टाइप का बहुत बड़ा लग गया। उसके लिए मैंने बहुत ज़्यादा एजिटेशन किया था प्रिंसिपल सर से, हेल्थ मिनिस्टर से, कि जब वो एक्चुअली वहाँ का ना वाटर इतना हार्ड था, टंग में जाते ही ऐसा लगता था कि एकदम बिल्कुल जम गया। आप तो सोप में तो नहा ही नहीं सकते थे उस हॉस्टल में। तो यस सर। बहुत एजिटेट किया लोगों को, हम लोग मतलब लिटरली वो पानी पीते थे वहाँ पे। तो धीरे-धीरे सरकार ने माना, चेक करने के लिए बुलाया मेडिकल डिपार्टमेंट को, पीएचई डिपार्टमेंट को, देखा कि यार सही में बहुत ज़्यादा खराब है, फास्फोरस बहुत ज़्यादा है, सल्फर ज़्यादा है। फिर वहाँ पे बहुत ही बड़ा वाटर प्लांट लगा। यस सर। ये मतलब उस समय की सक्सेस स्टोरी है। कभी कॉलेज में वहाँ पे कैंटीन नहीं होती थी, कैंटीन के लिए भी एजिटेशन किया। वो भी बहुत बड़ा कैंटीन ऊपर में, एसएमएस के कॉलेज में भी और हॉस्पिटल में। एक बंगड़ करके जगह, वहाँ पे भी बहुत बड़ा वो कैंटीन बना। यस सर। और हाँ, अल्टीमेटली वहाँ पे टीचर मुझे पसंद करते थे, और अभी भी मैं उनके सिखाए हुए चीज़ अभी भी बिल्कुल मेरे लाइफ में काम आते हैं। मेरे हर जगह हर टीचर ने मुझे बहुत हेल्प किया, बहुत हेल्प किया। आपके इस जर्नी के बीच में आपने कोचिंग क्लासेस ज्वाइन किए थे सर। बिल्कुल, बिल्कुल, मैं बिल्कुल। किसी हाँ, आपके ये इंटरव्यू में मैंने जैन मास्टर आपने करके मेंशन हाँ, किया हाँ। था सर। बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल, स्टोरी जानना चाहूँगा सर। बिल्कुल। चिरंजीव जैन सर हैं, जो यस कि टीचर हैं, ओनर भी हैं, सचदेवा पीटी कॉलेज, भिलाई के।
जी सर। और एक्चुअली मैंने 12th तो क्लियर कर लिया था। यस और मुझे मुझे मेरे एक्चुअली मेरे फैमिली में इंजीनियर्स ज़्यादा है ना? तो फिर मुझे मेडिकल की कोई बिल्कुल भी आइडिया नहीं था मेरे घर में कि कहाँ से पढ़ाई करते हैं, कौन-सी बुक से पढ़ते हैं और कैसे पढ़ते हैं। तो फिर मैंने वहाँ पे जॉइन किया और जॉइन करके वहाँ पे समझ आया, उस समय लिटरली इंग्लिश में ही थे पूरे सारे उसके एग्ज़ाम। यस सर। क्योंकि वो जो सचदेवा कोचिंग है वो उस समय दिल्ली से रन होता था, उसका मेन सेंटर दिल्ली था। तो यहाँ पे जितने भी लोग तैयारी करते थे सब वो सेक्टर 10 स्कूल के रहते थे, डीपीएस स्कूल के रहते थे। मैं एक दो था जो हिंदी मीडियम के उसमें घुस गए थे, जो मैं ही था। फिर उसके भी क्वेश्चन पेपर वैसे ही थे। ये एमबीबीएस की पढ़ाई के पहले ही मुझे झटका लग चुका था कि देखो कैसा होता है, यदि थ्रू आउट इंग्लिश में हो तो तुमको समझ आती नहीं आती ये चीज है। यस सर। उसके भी क्वेश्चन पेपर वैसे ही थे। मुझे क्वेश्चन बनते हुए भी ना मैं पढ़ नहीं पाता था उस समय। मतलब पढ़ लेता था, लोग जो बाकी स्टूडेंट थे वो तो इतने जल्दी आंसर दे देते थे कि मैं पढ़ते ही रह जाता था क्वेश्चन। फिर धीरे धीरे वहां से भी अपग्रेड किया और वहाँ के भी टीचर खुश हुए और इवन अभी भी अच्छा मानते कि तुमने पढ़ाई अच्छी की थी इसलिए हुआ। मेहनत मेहनत हम लोग को एक्चुअली क्या होता है हिंदी मीडियम में ना, मेहनत थोड़ी सी एक्स्ट्रा करनी पड़ जाती है। पहले तो लैंग्वेज समझना है, लैंग्वेज समझने के बाद आपका क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो बताना है। बट ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यस यहाँ सर। पे हर चीज को किया जा सकता है, हर चीज। यस सर। एवरीथिंग इज पॉसिबल यदि आप मेहनत करते हैं तो। यस सर। जो आपकी लाइफ जर्नी थी, एक कहीं ना कहीं मैं ये बोलना चाहूंगा कि सर बोला जाता है कि इंजीनियर्स कुछ भी कर लेते हैं, हमारे यहाँ बोला जाता है, मतलब मैंने इंजीनियरिंग की है सर। तो हाँ हाँ। इंजीनियर्स कुछ भी कर लेते हैं, और उसी के अंदर एक चीज जो आपने पॉलिटिकल करियर वाला बात बोला, तो मुझे कहीं ना कहीं लगा कि सर मेडिकल कॉलेज है लेकिन अंदर से इंजीनियरिंग नहीं गई। वहाँ वहाँ पे भी आप रह गए सर। और इसके साथ साथ सर, जब अभी आपने दो तीन केसेस बताए, सारी चीजें बताएं सर, एक छिछोरे मूवी आई थी, छिछोरे, हाँ हाँ। जो सुशांत सिंह हाँ राजपूत जी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी मूवी आई थी सर वो। और हाँ। उसमें जो उन्होंने बात बोली थी कि आईआईटी में 10 लाख लोग फॉर्म भरते हैं और उसमें से बस 10,000 सेलेक्ट होते हैं, उनके लिए ढोल नगाड़े सब बजाए जाते हैं, लेकिन जो 9,90,000 लोग रहते हैं उनके बारे में फिर कोई नहीं सोचता, वो कहाँ पे फेंके जाएंगे, क्या करेंगे अपनी जिंदगी में। तो दोनों कॉन्टेस्ट से एक आपसे मैं बात करना चाहूंगा इस पे, कि जो अभी भी बच्चे बहुत सारे प्रिपेयर कर रहे हैं सर, फिर से 10 लाख का एक नई पीढ़ी आएगी और जो आईआईटी के लिए अप्लाई करेंगे, मेडिकल के लिए बिल्कुल अप्लाई करेंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल। आप एक ऐसे शख्स हैं सर जिन्होंने एक के बाद एक कॉलेज छोड़ा, क्रैक किया एग्जाम को, कॉलेज छोड़ा, फिर नए कॉलेज गया, आपने डिसीजंस बदले, और इतनी पावर। लोग एक छोटे से एक फेलियर से डर जाते हैं, समाज, उनके माँ बाप एक फेलियर से डर जाते हैं, और यहाँ पे इंसान सुसाइड की तरफ बढ़ जाता है, डिप्रेशन आता है, अपने आने वाली पूरी सुंदर सुंदर सी जो जिंदगी है उसको खत्म कर देते हैं सर वो। और बिल्कुल आपके लाइफ में ये पॉइंट मैंने देखा कि आपने क्लियर किया इंजीनियरिंग, वहां पे 1 साल रहे, उसको क्लियर करने के बाद आपको पीएमटी में आयुर्वेदिक कॉलेज मिला, आप वहां पे गए, वहां पे भी आपने प्रिपरेशन किया, प्रिपरेशन करने के बाद आपने फिर रायपुर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया, देन उसके बाद भी आप एमसीएच गए और केरला में जाके आपने फिर ज्वाइन किया। ये सारा, इतना सारा डिसीजन इतने पावरफुली आप जो ले पाए सर, मैं चाहूंगा कि हमारे अभी के पीढ़ी के बच्चों के पास जाए ये डिसीजन मेकिंग जो पावर है बिल्कुल सर। बिल्कुल। कैसे आप, क्या थॉट प्रोसेस चल रहा था सर उस समय, क्यों इतने, थॉट कैसे प्रोसेस, स्ट्रांग थे? बिल्कुल बिल्कुल, थॉट प्रोसेस ये है कि यार हार्ड वर्क के अलावा कोई इसका शॉर्टकट नहीं होता। कभी कभी कोई शॉर्टकट नहीं है कोई भी सक्सेस के लिए। आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा, हो सकता है आपको थोड़ा ज्यादा करना पड़े, है ना? यदि लैंग्वेज लैंग्वेज इज नॉट अ बार फॉर एनी सक्सेस। मुझे तो लगता है कि आप जिस मदर टंग में आप सीख रहे हो ना, उससे अच्छा आप नहीं सीख सकते। मेरा मदर टंग था हिंदी, हिंदी में मैंने जो सीखा अभी भी मेरे यहाँ भरा हुआ है। मेरे बचपन का एक एक चीज जो मेरे को एजुकेशन दिए हैं, स्कूल में दिए हैं, अभी भी भरा हुआ है। तो बेसिक में रहें, हमेशा फंडामेंटल क्लियर रखें और आत्मविश्वास इतना अच्छा रखें कि आपको कोई भी जो असफलता है ना वो न डगमग पाए। आपके अपने फ्रेंड सर्किल भी ऐसे होने चाहिए कि आपके पॉजिटिव थॉट्स मिले, है ना? हो सकता है कोई निगेटिव है, यार अब क्या करेगा, 1 साल हो गया अब तू क्या करेगा, 1 साल सिलेक्शन नहीं हुआ अब तू क्या करेगा, 2 साल नहीं हुआ अब क्या करेगा। मतलब बिल्कुल इसको ध्यान नहीं देना, हमेशा अपने ऊपर वो आत्मविश्वास। सबसे मेन चीज तो वही है कि आप क्या कर सकते हो, है ना? अपनी कैपेबिलिटी को पहचानो, है ना? उसके अकॉर्डिंग तो आप एग्जीक्यूट करो। और एक हमेशा लक्ष्य बना के चलो, हमेशा लक्ष्य। जितने भी अभी स्टूडेंट वगैरह देख रहे होंगे, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक लक्ष्य तैयार रखो। हो सकता है आप फर्स्ट टाइम में क्रैक नहीं कर पाए, सेकंड में नहीं कर पाए, थर्ड में नहीं कर पाए। अब लेकिन ये तो है कि फर्स्ट टाइम में हो सकता है आपने 60% मार्क लाए, आपने फिर रिफाइन हुए, फिर रिफाइन किया तो हो सकता है 70 आए, 70 के बाद लगा कि आपको सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, थर्ड थर्ड अटेम्प्ट में आएगा।
यदि आप कंसिस्टेंट है, आप उस फील्ड को जाने, डॉक्टर बनना है, कंसिस्टेंट है, आप तैयारी कीजिए। 70 का 75 होगा अगले साल, 75 का 80 होगा, हो सकता है कट ऑफ मार्क आपका 92 जा रहा है, धीरे धीरे आ जाएगा। लेकिन जो भले आपको 4 साल में मिलो वो सफलता, मिलने के बाद जो आत्मसंतुष्टि मिलती है ना, वो किसी चीज से नहीं मिल सकती। अल्टीमेटली अब कई लोग जैसे कि फर्स्ट या सेकंड में गिव अप कर लेते हैं, छोड़ देते हैं अपने मतलब पूरा रास्ता ही बदल, डॉक्टर बनना था, नहीं, नहीं बन पाया। कोई दूसरा सब चले गया, कोई साइंटिस्ट में चले गया, कोई कृषि वाले में चले गया, एग्रीकल्चर में। लेकिन वो जिंदगी भर ना हमेशा अपने आप को दुख सोचते रहते, यार मैं और कर सकता था, यार मैं और कर सकता था। पूरी लाइफ टाइम जिंदगी में कभी किसी को स्टोरी सुनाएगा, देख यार मैंने 2 लिया था, 2 साल ट्राई मारा, 3 साल, एक और लेता तो हो जाता। ये अपने आप में ना ये कभी आना नहीं चाहिए कि हमने आपने छोड़ दिया। ये एक आदमी को अपना एक क्या बोलते हैं ब्रेकिंग पॉइंट समझ आ जाना चाहिए कि हाँ अब इससे आगे नहीं होगा, हाँ मैंने 5 दे दिया, अब इससे नहीं, ठीक है। लेकिन 1 या 2 में नेवर गिव अप। यस, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि सर जिस कॉलेज में स्टूडेंट थे उसी कॉलेज के फिर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बने सर। और इसके साथ साथ ही मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार, जैसा कि आपने फ्लायर में देखा होगा सभी ने, कि पायनियर ऑफ रेयर ऑपरेशन ऑफ चेस्ट एंड ब्लड वेसल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन छत्तीसगढ़, हेल्थ आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ अवॉर्डेड बाय चीफ मिनिस्टर, मोर देन 4500 सक्सेसफुल सर्जरीज। सर सर्जरी करते समय कौन सी भाषा चलती होगी सर, उसके दिल में या उसके नसों नसों के अंदर सर? वहां तो कोई मैं बात। इसके बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पे थोड़ा सा अपनी स्टोरी बताता हूँ। मैंने एमसीएच किया जयपुर से। जयपुर आप जानते हैं, हाँ सर, प्योर हिंदी एरिया, नॉर्थ इंडिया है ना। मैं और देसी बोल और बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को रायपुर जयपुर एक ही जैसा लगता था, बहुत अच्छी जगह है ना, बिल्कुल सर। वाइब्रेंट सिटी बोलते हैं जयपुर यस सर। को। वहां से एमसीएच करने के बाद मेरे को अपॉर्चुनिटी मैं ये हमेशा थिंक करता था मुझे मेडिकल कॉलेज मिलना चाहिए, है ना। मेडिकल कॉलेज इसलिए हमेशा चूज करता कि नंबर ऑफ केसेस बहुत रहते हैं मेडिकल कॉलेजेस में। यस ये आपके जो लर्निंग टाइम होते हैं ना, उस समय आपको ये मैटर करता है कि आपने कितने केसेस सॉल्व किए, कितने सर्जरीज की, कितने क्या की, या कितने अटेंड किए, या कितने देखे। जरूरी नहीं, कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जो सर्जरी को आप वहां पहले पहले कर चुके हैं वही डबल आए। कई बार मैं अब हमारे फील्ड में मैक्सिमम यही होता है कि कई बार नई सर्जरी आती है यस हर बार, तभी तो फर्स्ट टाइम होता है ना, यस कभी आया नया। तो वो सब चीज है। तो मैंने मेडिकल कॉलेज वहाँ पे कन्नूर करके जगह है, नॉर्थ केरला में, यस वहाँ सर। पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कन्नूर है। और वो जो कन्नूर मेडिकल कॉलेज था, एक नारायणा हृदयालय, आप लोग जानते होंगे नारायणा हृदयालय, डॉक्टर देवी सेठी सर का। नारायण इज वो वेरी। उसे, हाँ बिल्कुल, जो बेंगलोर थी, बेंगलोर का जो वो है यस मेन सर। ब्रांच जहाँ पे, यस उनसे हमारे कॉलेज से अफिलिएटेड था कन्नूर से। यस सर। और 2003 से आसपास से चल रहा था वो। यस सर। और मेडिकल कॉलेज था, साथ में वो एक कॉर्पोरेट टच भी था। और केसेस बहुत ज्यादा थे, मैं 6-6 महीना, 1-1 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी, एक एक दिन में 5-5 6-6 केसेस होते थे वहाँ पे। यस और मतलब अच्छा मिला मुझे हैंड्स ऑन, और सारे केसेस सारे टाइप के। और मुझे वहाँ पे एक अच्छा बेनिफिट हुआ कि जब जिस कॉलेज से मैंने एमसीएच किया था, वो कॉलेज में अपार्ट फ्रॉम कार्डियक सर्जरी, हार्ट सर्जरी के अलावा वहाँ पे थोरेसिक सर्जरी बहुत ज्यादा होती थी। यस सर। थोरेसिक मतलब चेस्ट की और लंग्स की, साथ में वेस्कुलर सर्जरी। तो यस इस चीज का मुझे उस कॉलेज में जाके ये फायदा हुआ कि जो मेरे जो कलीग थे, वो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे थोरेसिक और वेस्कुलर करने में। तो यस सारे केसेस थोरेसिक और वो जो आते थे वेस्कुलर केसेस, वो सारे मैं डील करता था मैक्सिमम। तो और मुझे हैंड्स ऑन मिलते गए और हाथ अच्छे होते गए। उसके बाद फिर लेकिन ये है कि मैं केरला जाने के पहले मैं इतना, एक तो यार नॉर्थ इंडिया, ऊपर से मैं केरला, है ना। सर। सर ने बोला कि एक बार इस कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले तुम यहाँ पे रह के देखो 6 महीना। जो मेरे वहाँ पे टीचर थे, टीचर मतलब कंसल्टेंट थे, सीनियर कंसल्टेंट, केरला में, यस कन्नूर सर। मेडिकल कॉलेज में। वो बोले, मैं वहाँ पे 15 दिन रहा। वहाँ पे मुझे हॉस्पिटल में एक जो पेइंग रूम जो होता है ना, उसमें रुकाया गया था कुछ दिन के लिए। हॉस्पिटल के अंदर मैं केस भी करता था उस भी, मुझे केस में भी ले जाया जाता था कि आपको सर्जरी करना है करके, यस सर। और एडेप्ट होके देखो। मैंने पहले सोचा यार, एक तो खाने का पता नहीं वहाँ पे, तो कोकोनट कोकोनट ना, मैं तो थोड़ा सा वो हो गया था कि खाने का नहीं पता, लैंग्वेज जिसको बोलता हूँ वो समझ नहीं आती सामने वाले को। यस और अ, करूं क्या करके, तो फिर मैं धीरे से सोचा, देखो जनरली सर्जन की लाइफ ओटी के अंदर फिनिश हो जाती है, ओटी के अंदर ही रहना। आप दिन भर सुबह से 5 केस करना है, तो ओटी से बाहर जाने आपको मिलता नहीं यस सर। है ना। और दूसरा कि सर्जन को वैसे पेशेंट से ज्यादा कम्युनिकेशन
एकदम ज्यादा नहीं होता है, 1 to 1 आप ओपीडी में समझा रहे हो। मेरे को पता रहता है कि इसमें एंजियोग्राफी हुई है, इसका क्या बोलते हैं, क्या वेसल बाईपास करना है, कौन सी वाल्व बदलनी है, कौन सा हार्ट में छेद है उसको बदलना है, या क्या करना है, या चेस्ट में क्या करना है, ये है। और मेरे साथ उस समय स्टार्टिंग में कौन थे, मेरे सिस्टर लोग, कुछ लोग हैं वहाँ पे सिस्टर जो हिंदी जानते थे, तो कंपाइलेशन का काम हो जाता था वहाँ पे। और धीरे धीरे मैं भी सीख गया वहाँ पे। और स्टार्टिंग में तकलीफ गई, मलयालम बहुत टफ सब्जेक्ट लैंग्वेज है, सच तो समझ भी नहीं आती, और बोलना तो आज तक मैं टोटली, मेरा एक्सेंट नहीं निकलता अभी तक, इतने दिन में रहा तो 5 से 6 साल में। तो उसके बाद भी मैं वहाँ पे 6 साल रहा। और 6 साल रहने के बाद लगभग ये था, जब मैं सारी चीज कर लिया था, यहाँ पे एक कार्डियोलॉजी सेंटर खुल चुका था मेडिकल कॉलेज रायपुर में। यस सर। हाँ, तो मेडिकल कॉलेज रायपुर में मुझे ये लगता है कि यार कार्डियोलॉजी सेंटर है, 2011 या 12 से खुल चुका था यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे कोई कार्डियक सर्जन नहीं थे जो गवर्नमेंट में जो आ सके। 3 बार ट्राई किया गया था कि यहाँ पे सर्जरी स्टार्ट हो, बट लोग यहाँ पे गवर्नमेंट में एक्चुअली सैलरी बहुत कम होती है, पहली चीज है ना, फैसिलिटी कम होती है, दूसरी चीज ये यस। दो दो बार जो बारिंग क्राइटेरिया है उसके कारण कोई सर्जन यहाँ पे आना नहीं चाहते थे गवर्नमेंट में। यस। क्योंकि बाहर में कहीं 5 लाख 7 लाख की सैलरी है, और यहाँ आके 60 से 70 हजार, समझ रहे हैं ना। यस। मतलब सब चीज छोड़ के आपको प्रभु की भक्ति में आना है ये है। बट ये था कि आपके दिलो दिमाग में यदि जज्बा हो ना, तो आप कर सकते हैं इस चीज को, वो मैटर नहीं रख सकते कि आपको कितना पैसा पैसा मिला है। यस सर। हाँ हाँ। तो मैंने, यहाँ पे सर ने बुलाया कि तुम आ सकते हो क्या करके। तो मैंने बोला हाँ सर मैं आ सकता हूँ, क्योंकि जिस कॉलेज से मैंने पढ़ा है ना, वहाँ पे मेरा एक ड्रीम है कि गवर्नमेंट सेक्टर में मेरे को कार्डियक सर्जरी चालू करनी है। यस सर। और सर ने बुलाया, मैंने ज्वाइन किया तो धीरे से डिपार्टमेंट बना तो उस समय एस्कॉर्ट हॉस्पिटल होता था, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, एस्कॉर्ट हार्ट सेंटर। यस। उस समय का फेमस हॉस्पिटल, अभी भी फेमस हॉस्पिटल है ये। यस सर। ये हमारे कॉलेज से अफिलिएटेड था, मेडिकल कॉलेज रायपुर से। फिर जैसे मैंने ज्वाइन किया, मैंने और एक मेरे कलीग हैं वो भी ज्वाइन किए साथ में। यस सर। तो ये हुआ कि अब गवर्नमेंट ने बोली कि हमारे पास सर्जन आ गए हैं, अब चाहे तो स्कॉट्स हॉस्पिटल को यहाँ से फ्री कर सकते हैं। यस। उन्होंने फ्री कर दिया, स्कॉट हॉस्पिटल को हटा दिया। और धीरे धीरे यहाँ पे सामान आते गया, जब तक यहाँ पे ओपन हार्ट चालू नहीं हुआ था। क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में ऐसा है कि एक दिन में सामान नहीं आता यहाँ पे, पहले लिस्ट बनती है, लिस्ट के बाद बजट बनते हैं, बजट के बाद फिर क्या टेंडर हो, तो टेंडर में 2 साल लग जाते हैं। तब तक हमने थोरेसिक और वस्कुलर सर्जरी इतने सारी की कि लिटरली वो हमारे लिए भी एक अच्छा अचीवमेंट था, यहाँ के लोगों के लिए भी अच्छा अचीवमेंट था, क्योंकि इस टाइप की सर्जरी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था, ये था। और अल्टीमेटली चालू हुआ, और हमने अभी कुछ महीने पहले ही हमने ओपन हार्ट चालू कर दिया, बाईपास ओपन हार्ट, वाल्व रिप्लेसमेंट, है ना, बच्चों के जो दिल में जो छेद होते हैं ना, वो सब बंद करने का। और जैसे कि आप बता रहे हैं कि जो पायोनियरिंग सर्जरी, इसमें कुछ जो चेस्ट सर्जरी थे, मेरे कभी भी याद है वो थोरेसिक डक्ट इंजरी का एक मोटा सा लड़का आया था, एक्सीडेंट हो गया था। बट सब जगह, सब पूरे हॉस्पिटल में घूम लिया था, पूरे प्राइवेट में और सब जगह। लेकिन हमने यहाँ पे, हमने पढ़ा था कि कर लेते हैं उसको भी। मैंने सर्जरी के पहले यूट्यूब देखा था, लिटरली वो सर्जरी तो मैंने भी नहीं देखी थी जब तक मैंने पढ़ाई की थी। मैंने उसके लिए यूट्यूब देखा, बहुत सारे थ्योरी बुक पढ़े, तब जाके उसको ऑपरेट किया, सक्सेसफुल हुआ, मुझे मजा आ गया वो चीज ये है। और वैसे ही वस्कुलर सर्जरीज थे, एक्चुअली वस्कुलर सर्जरीज में यहाँ पे कुछ ही सर्जन है जो कर पाते हैं वस्कुलर सर्जरी, बाकी सारे कार्डियक सर्जन है यहाँ पे। कार्डियक कार्डियक मतलब वही जो हार्ट से रिलेटेड, ओपन हार्ट, बाईपास, वाल्व वाला। और थोड़ी को वस्कुलर कमी है, तो आके ये भी चीज चालू हुआ, लोगों को जो गरीब गरीब जनता है उनको मेडिकल कॉलेज में फ्री में सर्जरी मिल जाती, इससे अच्छा और क्या चीज है। क्योंकि थोड़ा वस्कुलर सर्जरी काफी कॉस्टली होती है। सर एक चीज ऐड करना चाहूंगा सर इसमें। मुझे नहीं पता कि अभी आम जनता को लाइव कैंपस के इस शो में आपके साथ क्या दिख रहा होगा, लेकिन मेरे सामने पूरी एक मूवी चल गई सर। मतलब हम भी गांव में रहे सर, तो वो गांव का सीन इमेजिन कर सकते हैं। गांव में एक बिल्कुल बच्चा हमारे संग घूमता है और वो कैसे रहता है, और कैसे हम एक सरकारी स्कूल में वहां पे लोग जाते हैं, कैसे आते हैं वापस, वो भी एक बिल्कुल सीन मेरे बिल्कुल दिमाग में गया सर। फिर बिल्कुल। आज वो गांव का एक बच्चा
आज यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब कोई वो केस नहीं ले रहा था, उन्होंने फर्स्ट टाइम वो केस लेके उस इंसान को बचा लिया। एक पूरी स्टोरी, केरला से लेके, जयपुर से लेके, फिर 12th का डिसीजन बदलना, और उसके बाद से डॉक्टरी के सर अगर आप डिसीजन नहीं बदले होते तो शायद ये बच्चा जो जिसका भी एक्सीडेंट हुआ था वो नहीं बचे होता। तो सर बिल्कुल इतना लंबा कनेक्शन, और आज के डेट में लोगों को फ्री में हार्ट सर्जरीज यहाँ पे मिल रही हैं, फ्री में। बिल्कुल मतलब जो उनको इतनी सहायता और इतनी जो आप उनके घर तक लेके आ गए सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। सर एक नाम आपसे बात करते करते मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है, और शायद वो मेरे दर्शक भी इससे कनेक्ट कर पाएंगे कि मैन हाँ विथ डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। मैं जो आउटकम आपके पूरे लाइफ से एक निकला सर अभी मेरे सामने, कि आपकी जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज है सर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। लाइक एक एक छोटी छोटी जगह, वो 10th का 12th का बात, और 12th के बाद जब वो डिसीजंस लेने थे, इसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है, ये करना है, ऐसे आगे बढ़ना है, और देन प्रेसिडेंट रह के जो सुविधाएं हैं वहां पे कॉलेज के अंदर भी दिलानी है। उसके साथ साथ जब लोग थोरेसिक सर्जरी नहीं ले रहे हैं तो मुझे भी थोड़ा मुझे करना है क्योंकि मुझे और सीखने को मिल रहा है। देन केरला जाना, केरला के बाद सबसे बड़ा डिसीजन जो आपने बोला, भगवान की भक्ति करने टाइप का वो चीज, बट यहाँ आके आपने लोगों को वो दिया जो शायद और कोई देने का सोच भी नहीं रहा। तो इतने ही जितना अभी तक का शो हुआ, इतने में पहली बार मैं क्लैप करना चाहूंगा। मैं बोलूंगा दर्शक भी जहाँ पे ये शो देख रहे हैं वो एक बार क्लैप जरूर करें आपके लिए सर। और इसके साथ साथ और इसके साथ साथ मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा सर कि जो डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज टैग आपके संग जुड़ा हुआ है सर, बिल्कुल ये अब कोई नहीं हटा पाएगा सर। जो आपकी स्टोरी जानेगा वो हटा नहीं पाएगा। तो यहीं से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। यस सर प्लीज। वो 4,500 सर्जरीज का जो आपका रिकॉर्ड है, अभी यहीं पे हाँ नहीं हाँ था, फिर उसके बाद जो रिकॉर्ड बना सर। प्लीज सर। नहीं एक्चुअली मैं इसको रिकॉर्ड नहीं बोलता। एक्चुअली जिस हॉस्पिटल में मैंने काम किया नंबर आपके सिर्फ बहुत ज्यादा थे, है ना, जहाँ पे केरला, उसी का मुझे बहुत बेनिफिट मिला केरला में। केरला से फिर मतलब एक सोच सकते हैं, मैं सुबह 6 बजे जाता था ना वहाँ पे, सिर्फ पौने 6 बजे केस चालू होता था, 6 बजे, रात को 8 9 10 बजता था केस। यस इरेगुलर ऐसा ही था। तो धीरे धीरे जुड़ते हैं, आपके खाते में जुड़ते जाते हैं। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी सफलता मिलेगी, जितनी आप मेहनत करोगे उतना रिफाइनमेंट होगा आपका वर्क। यस क्योंकि सर्जिकल फील्ड ऐसा है कि आप पढ़ पढ़ के नहीं बन सकते कभी। आपको फील्ड में उतरना पड़ता है। बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेना पड़ता है, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई होता है हमारे सर्जन्स में, है ना। वो स्ट्रेस इसलिए है कि पेशेंट को ठीक होना है, स्ट्रेस इसलिए नहीं कि हमको सीखना है। पेशेंट, हम जिस पेशेंट को हमने टच किया है, जिसके ऊपर हमने बाईपास किया है, वो हमारे पास ठीक होने आया है। ये हमारे पास एक स्ट्रेस होता है कि ये हमारे पास ठीक होने आया, चलते हुए आया है, इसको हमको ठीक करके भेजना, चलते हुए भेजना है। क्योंकि इस मरीज के पीछे पूरी फैमिली होती है, किसी घर का मुखिया होता है, हाईएस्ट वो घर का एक अर्निंग पर्सन होता है। ये स्ट्रेस होता है हमारे में बेसिकली, हर सर्जन में, नॉट इवन कार्डियक सर्जन में, हर सर्जन में कि एक अर्निंग पर्सन हमारे पास आया है, ठीक होने के लिए आया है, और इसको कुछ हो गया तो पता नहीं क्या होगा। क्योंकि हार्ट सर्जरी है, कभी भी किसी को भी कुछ हो सकता है, कोई भी सर्जरी में थोड़ी सी इसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होते हैं। यस सर। ये है। और धीरे धीरे करके नंबर्स ऑफ सर्जरी बढ़ते गए, टाइप ऑफ सर्जरी बढ़ते गए, और एक धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा आ जाता है कि आप कौन सा सर्जरी ले रहे हो, कोई नया टाइप का सर्जरी ले रहे हो, है ना। वो एक छोटी छोटी सर्जरी से ही बड़ी सर्जरी सीखने को मिलती है। ये है। सर और यस बाकी मैं, हाँ हाँ, मैं वही उसी पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसी को यहाँ पे छत्तीसगढ़ में मैं उसको अप्लाई। लोगों को सुविधा देना चाहता हूँ, उसी चीज को। सर अगेन उस विलेज से निकल के डॉक्टरी के फील्ड में पहुंचना, इंजीनियरिंग के डिसीजन को बदलना, और हेल्थ आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ का अवार्ड रिसीव करना, ये क्या मूवमेंट था सर, और ये कैसे हुआ, और उसके बाद आपको कैसा लगा सर, आपके परिवेश में था? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अच्छा लगा कि गवर्नमेंट ने मुझे रिकॉग्नाइज किया। गवर्नमेंट में जब मैंने ज्वाइन किया था तब मुझे एक टीचर ने मिला था, बताया यार जब तू ज्वाइन किया था तो मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। एक तो हमने तो स्काउट को भगा दिया था, और यार उतना बड़ा स्काउट और तुम यहाँ पे आया, मैंने देखा यार तुम तो छोटे स्टूडेंट जैसे लगते हो, और जी कहीं डिसीजन हमारा गलत तो नहीं है कि तेरे को बुला के और स्काउट को हटा दिया। फिर धीरे धीरे जब सर्जरी के रिजल्ट आते गए, देखते गए, फिर वो टीचर मेरे को कुछ दिन बाद मिले, मेरे जो जो अच्छे, मतलब अच्छे पोस्ट में है, वो बोले नहीं यार ठीक है, अच्छा किया जो हमने जो डिसाइड किया था। और मुझे अपने डिसीजन, उन्होंने बोला ना, उन्होंने ही किया था सब सारी चीजें, तो यस मुझे अपने डिसीजन पे भी अब गर्व हो रहा है करके।
ये चीज जब कोई टीचर जब आपके जो करते हैं ना, प्रशंसा करते हैं, तब बहुत अच्छा लगता है, टीचर और आपके पेशेंट। यस सर। मतलब आपका पूरा जो आप जो कमाते हो ना लाखों में, वो 1000 वाली, वो क्या बोलते हैं, आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज में 1000 भी कमाते हैं और आपको मरीज आपकी ऐसी तारीफ करते हैं, टीचर आपकी तारीफ करते हैं, तो मैटर नहीं करता कि आप लाखों करोड़ों में कमा रहे एग्जैक्टली सर। हो। खुशी तो एक्चुअली वही है, आप मन से खुश रहो। खाना तो सिर्फ ना 2 टाइम की रोटी, 2 रोटी ही खानी है, चाहे कितने भी कुछ कर लो, कितना भी कमा लो। बस यस। सेटिस्फेक्शन, और सेटिस्फेक्शन में जो लाइफ है, चैन से नींद आना और मन में खुशी, बस ये बेसिक है। और आप मन में आप छल कपट नहीं रखते और आप अपना काम ईमानदारी से करो, लिटरली आपको सफलता मिलेगी। काम ईमानदारी से, बट मेहनत भी करो और एक स्ट्रेटजी बना के करो। ये 3 चीज़ है सफलता के। और हमेशा अपने आप को ना अपग्रेड करते रहें, अपग्रेड। क्योंकि हमारा जो सर्जिकल प्रोसेस है, इवन हर फील्ड में अपग्रेडेशन की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में। तो आप हमेशा सीएमई अटेंड करिए, सेमिनार अटेंड करिए, आप कंटिन्यू बुक पढ़िए, और कोई भी नई सर्जरी आती है उसको आप छोड़ो मत उसको, बोलना हाँ मैं करूँगा, हाँ यस। मैं करूँगा सर्जरी। क्योंकि कोई आदमी ऐसा पैदा तो नहीं हुआ है ना कि पेट के अंदर से कि यार वो सर्जरी करने के लिए पैदा हुआ है। यस सर। मेरे जैसा ही होगा, वो भी मेरे जैसा होगा, वो भी नहीं किया होगा, या तो उसी से रिलेटेड कोई दूसरा किया होगा। यस सर। ये है एक, बस वही मैसेज देना चाहता हूँ कि आप हर काम कर सकते हो, स्ट्रेटजी बनाओ, कड़ी मेहनत करो, और लगन से करो, ईमानदारी से करो। ये सफलता का मंत्र है। अब मैं नहीं, बहुत लोग होंगे, अब मेरा एक कोई रिकॉर्ड विकॉर्ड नहीं है लिटरली, है ना, 4500 बहुत सारे सर्जन लोग किए होंगे, है ना, लेकिन मैंने किया, इसका फायदा मैंने छत्तीसगढ़ के लोगों को दिया। और मुझे अभी भी अच्छा महसूस होता है कि मैंने यहाँ पे कार्डियक सर्जरी चालू की उस हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल से मैंने पढ़ाई की, जिस हॉस्पिटल से मैंने इंग्लिश, वो जो इंग्लिश के वर्ड थे वहां समझ नहीं पाता था, उसी हॉस्पिटल में, है ना, जब शुरुआत में एमबीबीएस में, रायपुर। वहां पे मैंने चालू की। यस सर, रायपुर मेडिकल कॉलेज, राइट सर। हाँ, रायपुर मेडिकल कॉलेज, बिल्कुल। सर कमाल की जर्नी है सर। जो 12th में बच्चे अभी हैं सर, आज के डेट में आई थिंक उस समय सर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। मोबाइल नहीं हुआ करते थे तो सर डिस्टर्बेंस भी हमारे पास कम होता था, और ओवरलोडेड हाँ, इंफॉर्मेशन नहीं होते थे जो डिस्ट्रैक्ट करते थे। बिल्कुल बिल्कुल। आप सही। आज के भी परिवेश को देख रहे होंगे सर। तो आज के परिवेश बिल्कुल। में अगर कोई आपके तरीके का सर्जन बनना चाहे, इंडिया का बेस्ट सर्जन बनना चाहे, तो हाँ। उसको क्या करना चाहिए सर? और अगर किसी भी फील्ड में जाना चाहे, क्योंकि आज तो बहुत हम्म, सारे उन्होंने ऐसे ऐसी चीजें पाल रखी है अपने पास जिससे वो खुद उनके कदम पीछे खिंच जाते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको क्या तो करना चाहिए सर? पहले तो, कभी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कभी हमेशा सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहें, या दूर रहें तो एक सीमित रखें, ठीक है, हाय हेलो, कौन, थोड़ा बहुत कनेक्ट होना भी जरूरी है। और बट ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पढ़ते तक आप कभी पढ़े होंगे, सुने होंगे, मतलब अपने टीचर लोग से, कि शुरू के जो 25 साल हैं वो तपस्या के हैं, अगले 25 साल आपके कमाने के हैं, अगले साल, अगले 25 साल आपको कुछ देने के हैं, बाकी फिर से तपोवन के हैं। तो ये जो हमारा तपस्या का समय होता है, अगले जो शुरुआत का जो 25 साल रहता है, उसको तपस्या बोलते हैं। तपस्या हमारे लिए तो पढ़ाई ही हो गई। यस सर। और हाँ, और ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होना नहीं है, अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाना है, हमेशा जहाँ से भी नॉलेज की चीज़ मिले आप गेन करो। और तीसरा, जो भी निगेटिव जो बात करते हैं, हाँ यार तेरा कैसे होगा, अरे इतने इतने लोग एग्जाम देते हैं यार, किनकी कितनी सीट है, 10 सीट होती है, किनके 5 सीट होती है, इस टाइप के जो निगेटिव रहते हैं उनको आप मत सुनो, बस अपना ध्यान रखते रहो, करते रहो, अपना कर्म करते रहो, सफलता मिलेगी। मेरे समय में भी एमसीएच में ना 2 सीट थे, वहाँ पे राजस्थान के जयपुर में यस सर। 2 सीट थी, एम्स में 3 सीट थे। उस समय ज्यादा सीट्स नहीं होती थी एमसीएच में, अब तो बहुत सारे हो गए एम्स, और दो, कुल कुल मिला के 12 से 15 सीट्स होती थी। फिर भी ठीक है, होगा, 2 सीट होगा, सब करते हैं, मैं भी कर लूंगा। ये है। मतलब अपना कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रखना है। मेरे जितने भी अब स्टूडेंट होंगे, जो भी सुन रहे होंगे, हाँ, कॉन्फिडेंस हाई, नेवर डिस्ट्रैक्ट, कभी आपको मतलब विचलित नहीं होना है कोई भी चीज़ से, और हमेशा अप टू द मार्क। और बिल्कुल जो वर्तमान में क्या चीज़ चल रही है उस पे हमेशा कंसंट्रेट रहें, पढ़ें। और कोई भी जैसे एग्जाम देना है, इवन एमबीबीएस का एग्जाम देना है, या एमएस का, इवन एमसीएच का, मैं हमेशा बोलता हूँ 10 से 15 साल का पेपर क्लियर रखो। 10 से 15 साल का पेपर आप क्लियर रखते हैं बिल्कुल, जिसमें कि आप गुंजाइश ना हो गलत होने की, आपके अराउंड 10 टू
60 to 70% मार्क्स वहीं पे आ जाते हैं। आप और पेपर सॉल्व करते हैं तो। दूसरा, आप इतना उसमें वास्ट नॉलेज रखो कि जितने भी न्यू क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर से ही आएंगे। ऐसे तो भगवान तो नहीं है कि कोई बना के भेज दे, कोई नया रिसर्च हो गया, आएंगे अंदर से। आप उस चीज को क्लियर रखो ऑब्वियसली। सर आपके अगर लाइफ के बारे में बात करें सर, तो मुझे जहां तक दिखा अभी भी बात करके सर, कहीं भी लाइक जो आपने एक वर्ड बोला कि 4,500 बहुत लोगों ने किया होगा, बहुत डॉक्टर्स ने किया होगा, बस मैंने अकेले ने नहीं किया, लेकिन मैंने छत्तीसगढ़ को सर्विस प्रोवाइड की वो। तो एक जो नेचर आपका निकल के आ रहा है सर, वो डाउन टू अर्थ होना, सक्सेस है, हेल्थ आइकॉन ऑफ छत्तीसगढ़ का अवार्ड मिला, फिर भी डाउन टू अर्थ एंड सारी चीज एकदम नॉर्मल में लेना। सक्सेस को यहाँ नहीं, धोनी मूवी, एमएसडी मूवी में मैंने देखा था एक ही डायलॉग, जब पाकिस्तान में महेंद्र सिंह धोनी जीते तो उनके पापा बोलते हैं कि बेटा कुछ भी हो जाए यहाँ मत चढ़ने देना, यहाँ मत नहीं चढ़ने होगा। देना। और सही। आजकल तो सर छोटी छोटी चीजों में लोग क्रेडिट मांगने के लिए आगे आ जाते हैं कि नहीं ये मैंने किया है। और कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है सर, अगर छोटी चीजों में हम क्रेडिट मांगना सीख गए और उससे संतुष्टि पाना सीख गए, तो बड़ी चीजें दूर हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमेशा लक्ष्य बड़ा हो और अच्छा हो, जो दूसरे को भी पसंद आए और आपको भी पसंद आए, जिसमें समाज की सेवा हो, समाज का हित हो, वो लक्ष्य बेहतर है। और जिसको आपको भी संतुष्टि मिल रही है, आपके मरीजों को भी मिल रही है और समाज को भी संतुष्टि मिल रही यस है, सर। ये लक्ष्य बेहतर है। यस सर। सो आपकी जिंदगी जो है बहुत संतुलित जिंदगी है सर। और संतुलित जिंदगी के 5 आयाम जो हैं, 5 आयाम जो है, सॉरी 7 आयाम, हम लाइव कैंपस के अंदर मानते हैं। जी ओके। एक एक मेरी टीम ने अभी जस्ट मुझे इन्फॉर्म किया कि आपके लिए एक वीडियो बनाया है सर, और उसको मैं दिखाऊंगा, लेकिन 1 मिनट में वेट करना चाहूंगा, जस्ट अ मिनट। और बहुत अभी आपकी बातें सुनते सुनते यहाँ पे स्टूडियो में बैठ के आपकी बातें सुन रहे हैं सर टीममेट्स। तो उसी के साथ साथ सर, अगर मैं जो 7 आयाम है सर जिंदगी के, सबसे पहला हम मानते हैं फिजिकल। तो मैं आपसे पूछूंगा सर कि एक अच्छी खासी जिंदगी आपने जो बनाई है अपनी, उसमें फिजिकल पे ध्यान देना कितना जरूरी है सर? अ, हेल्थ। बहुत जरूरी है। यस सर। हेल्थ, हेल्थ के बिना तो आप यू कांट डू एनीथिंग। यस। आपको स्वस्थ रहना है। स्वस्थ रहने के लिए आपको, आपके डाइट्स अच्छे होने चाहिए, आप यस। प्रॉपर एक्सरसाइज होने चाहिए, और वर्कअप, और दिनचर्या, यस ये सर। सारी चीज सारे संतुलित होने चाहिए। नहीं एकदम ज्यादा करें, नहीं कम करें। जब तक स्वस्थ है तब तक आपके पास, बोलते हैं ना, स्वास्थ्य, स्वस्थ धन ही सबसे बड़ा धन होता है। क्योंकि यस सर। आपके पास चाहे नॉलेज भी कितनी आ जाए, चाहे पैसे भी कितनी जाए, आप अस्वस्थ हैं, कोई मतलब नहीं है। तो यस। सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है। बिल्कुल। दूसरा संतुलन मुझे दिखा सर, इंटेलेक्चुअल, मतलब बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, या आपने अपने बौद्धिक स्तर को बढ़ाया, और मैं ये बोलूंगा सर बढ़ाया, क्योंकि जिस तरीके से आपके पूरे इस इंटरव्यू में मैंने देखा कि कुछ भी सीखने का है तो उसको सीखो, पीछे मत हटो, कुछ भी करने को है तो उसको करो, पीछे मत हटो। तो ये एक संदेश मैं आपकी तरफ से अपने दर्शकों को दिलाना चाहूंगा सर कि अगेन, बौद्धिक स्तर बढ़ाने के लिए क्या करें, एक लास्ट बात। बिल्कुल बौद्धिक स्तर के लिए ये है कि कोई बच्चा ना पैदा होके नहीं आता कि सब चीज उसको सर्जरी आती होगी पैदा होते ही। कोई अभिमन्यु नहीं है जो पहले से सीख गया हो, आते ही चक्र भी तोड़ दिया। हर आदमी जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो से। हाँ यस। ठीक है, किसी का आईक्यू लेवल कम होता है, किसी का ज्यादा होता है, बट सीख सकता है ना। कोई दुनिया में कोई भी चीज नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। सबसे पहली बात है, अभी इवन मेरे लिए भी बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े सर्जरीज होंगे जो मुझे अभी और करने हैं, लेकिन मैं कभी नहीं मानता क्यों नहीं करूंगा। मैं करूंगा, जरूर करूंगा। और हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना, बुक्स पढ़ना, जहां भी यदि चीजें संबंधित कोई नॉलेज की बात है, चाहे आपको ऑनलाइन मिले या बुक में मिले, आप तुरंत पढ़ लो उस चीज को। ये है, हमेशा मतलब अपग्रेड रखो अपने नॉलेज को। क्योंकि जो पुरानी चीज थी, पहले बाईपास होना मतलब 50% रिजल्ट होते थे 75 में, 1975, ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। यस। 1975, 1971, 1980, ये ज्यादा दिन नहीं हुए बाईपास जिसमें 50% रिजल्ट बोलते थे। आज के डेट में हम लोग 97% सक्सेस रेट मानते हैं बाईपास सर्जरी का। यस सर। 97, मतलब आप स्किल अपग्रेड कर रहे हो, है ना। यस सर। ये है। और सर इसी के साथ मैं एक और चीज पूछना चाहूंगा कि कितने लोग होते हैं कि जब स्ट्रेस आता है उनके ऊपर वो पैनिक हो जाते हैं, अगर लाइफ में कोई भी, जैसे लोग सुसाइडल टेंडेंसी के लिए चले जाते हैं जब उनका एक एग्जाम क्रैक नहीं हो पाता है। मैं ये पूछना बिल्कुल चाहूंगा सर कि सबसे सेंसिटिव सर्जरी आप कर रहे हैं सर, सबसे ज्यादा संवेदनशील सर्जरी है सर ये। किसी दिन अगर आपको स्ट्रेस होता है, क्योंकि सुख और दुख लाइफ का पार्ट होता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है सर, ऐसा कभी बिल्कुल। हुआ है कि आप उस दिन स्ट्रेस्ड हो,
चिंता में हो या दुखी हो और उस दिन आपको सर्जरी करना पड़ा हो और वो भी आपने हैंडल किया। सर अगर कोई ऐसा सिचुएशन हो तो चाहूंगा आप शेयर करें सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भी रायपुर में भी कई बार हो चुका है, जब जो आते हैं नए टाइप के केस आते हैं ना, जिसको अपन ने कभी किया नहीं है यस सर। उस समय, और ऐसा लगता है कि यार यंग लड़का है, किसी फैमिली का अर्निंग मेंबर है ये, है ना, तब बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी रहती है, जरूर रहती है कि वो सेंसिटिविटी हम लोग की थोड़ी सी वो निगेटिव चीज हो जाती है, कि हम लोग पेशेंट से ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा, यार उसको कुछ हो गया तो, समझ रहे हैं ना इस चीज को। यस सर। तो बट ये है कि अपने आप को विश्वास रखना है, ये बोलना है कि यदि मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा, सीधी सी बात है। वो हमारे पास क्यों आए, सब जगह से ऑब्वियसली नो सुन के ही आते हैं यहाँ पे लोग। यस मेडिकल कॉलेज ऐसा जगह है, दो दो टाइप के लोग आते हैं अभी, मतलब एक ऐसा बन चुका है मेडिकल कॉलेज, या तो जिनके पास पैसे नहीं है वो आते हैं, या तो सब जगह हारने के बाद आते हैं। यस सर। ये तो कॉम्प्लिकेटेड केस भी हमको मिलता है, और नंबर ऑफ केसेस भी मिलते हैं, और मैं इसी चीज को ना बदलने वाला मतलब बदलने की कोशिश करता हूँ कि लोग सिर्फ मजबूर हो के ना आए, अपने मन से आए। ये भी मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में इतने अच्छे अच्छे टीचर्स रहते हैं, इतने अच्छे अच्छे सर्जन्स रहते हैं, दे कैन डू एवरीथिंग। बस ये फंडा है यहाँ का कि मजबूरी से ना आए, यस सर। और मजबूरी के वालों का तो खैर इलाज तो हो गई, बट मजबूरी से ना आए, जिनके पास पैसा नहीं हो रहा है या फिर कहीं ऑपरेशन नहीं हो पाया इसलिए आ रहा है। सब नॉर्मल लोग भी आए और सबको अच्छा इसका फायदा मिले, ये थैंक यू चीज। सर। और इसी के साथ मैं टीम से बोलूंगा कि प्लीज आप वो वीडियो शेयर करिए। पता नहीं सर, मुझे भी ये सरप्राइज मिला कि अभी वो वीडियो हाँ पे मुझे भी चाहूंगा उसको शेयर करें टीम। बिल्कुल। मुझे आप म्यूट कर देंगे। कर हर मैदान फतेह। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला। तेरे जुनू के आगे अंबर पनाहे मांगे, कर डाले तू जो फैसला। और है सो दिस वाज अ स्मॉल डेडिकेशन फ्रॉम लाइफ कैंपस टीम टू यू सर। बहुत अच्छा था, थैंक यू। और वो पेपर्स जो देख रहा था सर, उसमें जो हेडिंग थे कि गुब्बारे की तरफ फूल गया था, धमनियां ये सारी चीजें सर, तो बोलना चाहूंगा सर कि जितनी भी चीजें आज के इंटरव्यू में मुझे पहले तो अपने कॉलेज के टाइम पे ले गई, देन मैन विद डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज। और मैं चाहूंगा सर हर लास्ट में हम एक प्रेजेंट करते हैं सबको सर्टिफिकेट, तो इसके आगे से जो हम नाम प्रमोट करेंगे आपका, आपके तक एक नया सर्टिफिकेट लाइफ कैंपस की तरफ से छोटा सा सरप्राइज है, छोटा सा गिफ्ट है हमारे संग कि आपने सक्सेसफुल कंडक्शन किया इस प्रोग्राम का संग। तो उसमें मैन विद डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज मैं बोलूंगा सर, और ये जो लिख के मुझे फील हो रहा है सर, इट्स रिमार्केबल। आपका संदेश अगर मैं बोलूं अगेन कि जो स्टूडेंट्स बनना, कभी कभी होता है सर कि पांच लोगों का क्लियर ही नहीं होता है, लाइक कि आ तो गए इंजीनियरिंग करने, लेकिन वो पेरेंट्स के दबाव में हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, या तो हमारे समाज में हमने देखा इंजीनियरिंग बनना है और अपने डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं होते हैं। फिर कितने लोग अगर जाना चाहते हैं स्पोर्ट्स में, लेकिन उनके डिसीजन मेकिंग नहीं होता, वो आ गए हैं मेडिकल फील्ड में, लेकिन उनका वहां पे फील्ड नहीं लग रहा है। तो हाँ, कोई एक फील्ड ही बस बड़ा होता है, या जो भी फील्ड में हम रह के जो बढ़िया से कर ले वो बड़ा होता है? क्या डिसीजन, इस पे क्या बोलना चाहेंगे सर आप कि डिसीजन मेकिंग कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक्चुअली सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपकी इंटरेस्ट किस चीज में है। यदि यस किसी को इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंटरेस्ट है, तो यस डेफिनेटली ये भी बहुत अच्छी ब्रांच है, और लोग इंजीनियर बन के ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, ये भी है। बट आप आप मतलब सेटिस्फाई होना चाहिए आपको, मैं कि हाँ इंजीनियर बन रहा हूँ, मुझे ये काम करना है। ऐसा नहीं कि यार कल मैं इंजीनियर इसलिए बन रहा हूँ कि मेरा मेडिकल में सिलेक्शन नहीं हुआ, या फिर मैं डॉक्टर इसलिए बन रहा हूँ कि मेरा इंजीनियरिंग में सिलेक्शन नहीं हुआ। ये नहीं होना चाहिए। आपके मतलब आपके दिमाग और दिल और दिमाग दोनों को संतुष्टि मिलना चाहिए, तो आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो। सर। ये अगर मान लीजिए कितने लोग अपने आप को बहुत छोटा महसूस करते हैं, अगर वो किसी कोई ऐसा काम करे जो समाज में इज्जत वाला नहीं है, मतलब समाज ने एक अपना कैटेगरी बना रखा है सर
कि इंजीनियर्स, हाँ जैसे उसके लिए क्या, जैसे इंजीनियर्स का अलग है, डॉक्टर्स का अलग है, पॉलिटिशियन है तो अलग है, पुलिस है तो अलग है, और लेकिन अगर कोई एक नॉर्मल काम कर रहा है, एक टेलीकॉलर का काम कर रहा है कहीं पे, तो वो छोटा काम है। तो नहीं इस हाँ मानसिकता के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, काम हर किसी का काम छोटा नहीं होता। हर कोई आदमी अपने लेवल में और अच्छा कर रहा है। आप सिंपल इमेजिन करिए, मैं मैं सर्जन हूँ, ऑपरेशन कर रहा हूँ, मेरे साथ में परफ्यूजनिस्ट नहीं होगा जो हार्ट लंग मशीन चलाता है, वो नहीं होगा तो मेरी सर्जरी नहीं होगी। मेरे साथ स्टाफ सिस्टर नर्स नहीं होगी, यदि वो सिस्टर नर्स नहीं होगी तो मैं सर्जरी कैसे करूंगा? यस सर। और हो सकता है कि लोगों को लगे कि अरे नर्सिंग बनना छोटी चीज है ना, डॉक्टर बन रहे थे, डॉक्टर नहीं बन पाए तो चलो हम लोग नर्सिंग ही सीख लेते हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि नर्सिंग का काम भी छोटा नहीं है, यदि आप उसमें सेटिस्फाई हो और आपका मन और दिल और दिमाग दोनों आपसे उससे संतुष्ट है। क्योंकि दुनिया में कोई भी जॉब छोटी नहीं है और हर किसी एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए हैं। ये है, कोई कोई आदमी अपने काम से बड़ा नहीं होता। सब सब मिलजुल के करते हैं ना, तभी कोई चीज एक सक्सेस मिलती है, तभी एक बड़ा काम होता है। कभी एक आदमी नहीं। अगर भले एक आदमी लीडर हो सकता है, बस सबका साथ चाहिए। एग्जैक्टली सर, बहुत ही सुंदर आंसर आपने दिया सर, कि अगर क्लीनिंग स्टाफ ना हो और जिस तरह का हाइजीन मेंटेन करना होता है ऑपरेशन के दौरान, तो बिल्कुल भी फिर बिल्कुल। हमारा काम रुकेगा। तो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया सर। एंड इसके साथ साथ आपके समय का सम्मान करते हुए, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनका सम्मान करते हुए, सर कोई एक लास्ट मैसेज अपने पूरे लाइफ जर्नी से, क्योंकि आज जो आप पूरा लाइफ मैंने आपका देखा सर, बहुत सारी चीजें मैं लेके जा रहा हूँ, लोग बहुत सारी, सीरियसली सर आपकी लाइफ एक ऐसी है, लाइफ जर्नी कैसी है, जो लाइफ इन्फ्लुएंसर का रोल आप प्ले किए हैं अपने लाइफ में। अब इसीलिए हम चाहते थे कि आपकी स्टोरी लोगों के सामने तक आए। आप सर्च करेंगे, मैं लोगों को बोलूंगा अगर गूगल पे डॉक्टर कृष्णकांत साहू, तो आपको मिलेंगे सर, और बहुत सारी चीजें इनसे रिलेटेड आपको वहां पे भी मिलेंगी। तो एक मैसेज सर आपकी तरफ से जनता के लिए, दर्शकों के लिए सर, पहली बात और स्टूडेंट्स के लिए भी हो, सर, क्योंकि मैं बिल्कुल चाहता बिल्कुल हूँ और हो, जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो आपकी तरह आए सर, सोच रखने वाले। बिल्कुल इस सर एक लास्ट चीज और इसके पहले, मैसेज के पहले, सर आज लोग बिल्कुल। अपने गुरुओं का सम्मान नहीं करते। आपने जिस हाँ। तरीके से स्टार्टिंग में मैं देखा, आप थोड़े इमोशनल होकर आपने यादव सर के बारे में बताया सर, 5th क्लास के, हम्म और वहां से लेकर लास्ट तक आपने जैन सर के बारे में बताया, फिर आपने केरल में आप सीखे और उसको अप्लाई कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में। तो जो भी चीजें आप सीखे और जिन्होंने भी आपको सिखाया, उसको हम्म। आपने एक्सेप्ट किया, उसका सम्मान किया। कितने लोग आज है, मैं ऐसे देख रहा हूँ कि अरे वो क्या सिखाएगा, मैं तो खुद ही कर लेता। तो ये जो मेंटेलिटी है सर, इसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगा सर, कि एक एक संदेश लोगों के नहीं, लिए। हम गुरु गुरु ही होते हैं, है ना। गुरु मतलब बिल्कुल भगवान के समान है। ठीक है, हो सकता है गुरु ने वो सर्जरी नहीं की हो और आपने कर दी हो, लेकिन आप गुरु से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि चलना तो वही सिखाया ना। यस। घर में माता जी, जब बच्चा पैदा होता है ना, चलना तो माता ही सिखाती है ना। आप माता से बड़े नहीं हो सकते कभी, माता और अपने पिता से। आप वो चलना जो शुरुआत का स्टेज है वही नहीं सिखा पाती, मतलब बचपन में माता जी, तो आप दौड़ते कैसे? आप उस क्षण को भूल जाते हैं कि जब आपको हाथ पकड़ पकड़ के आपको चलाना सिखाया है। वो क्षण आप भूल जाते हैं, बेसिक चीज को। बस आप काउंट करते हैं कि हाँ हमने ये सर्जरी कर दी, वो जो हमारे टीचर ने नहीं किया। ये नहीं आना चाहिए कभी मन में, कभी भी एक ईगो की भावना कभी नहीं, है ना। जो टीचर सिखाया है वो हमेशा बड़ा होता है, टीचर हमेशा बड़ा। और दूसरी चीज रही कि एक फंडामेंटल, मतलब कोई भी अपने लाइफ की पहली चीज कि आपको कोई भी सक्सेस के लिए लैंग्वेज कभी आड़ी नहीं आती। आपका जो मदर टंग होता है दैट इज बेस्ट, यस। बहुत अच्छी भाषा है आपके ब्रेन में घुसने के लिए, इनपुट के लिए। जैसे कंप्यूटर के लिए वो बोलते हैं ना बाइनरी होती है, ये यस आपकी सर। मदर टंग ही सबसे बेस्ट होता है, सबसे ज्यादा उसी में स्टोरिंग होती है। दूसरी, हमेशा आप बेसिक क्लियर रखें, चाहे वो पहली क्लास हो, चाहे वो 12वीं क्लास हो, चाहे वो कार्डियक सर्जरी हो, एमसीएच हो, चाहे आपके इंजीनियरिंग कॉलेज हो। बेसिक हमेशा काम आता है। तीसरा, आप जो काम आप सोच के रखे हैं वो तब तक करते रहेंगे जब तक कि आप उस लक्ष्य में आपको, हम्म। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहेंगे और बिल्कुल अनडाइवर्टेड। ठीक है, यस अब जब सर। भी आपको सफलता मिले तो कभी ईगो मत आइए, क्योंकि आपको और सीखना है। क्योंकि आप, हो सकता है आपने 10 नंबर ले आए और यहाँ पे मार्किंग चल रही 100। यस सर। मुझे लगता है मैं 4,500 करके बहुत खुश। 4,500 कुछ नहीं है आज के डेट में, है ना। वैसे 10 नंबर कुछ नहीं है। यू हैव टू अपग्रेड, यू हैव टू यस। अपग्रेड। हाँ। थैंक यू सर। एंड मैं अपने स्टूडेंट्स से ये बोलना चाहूंगा, जितने भी स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं, आने वाली जो हाँ। हमारी पीढ़ी है, आगे समय में
भारत को, विश्व को, इस धरती को बहुत सारे डॉक्टर कृष्णकांत साहू जैसे सर की जरूरत पड़ेगी। और वैसा बनने के लिए आपको उन मूल्यों को भी फॉलो करना पड़ेगा जिन मूल्यों को कृष्णकांत सर ने फॉलो किया है। माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान। बहुत हंसी मजाक में आपने सारी चीजें बताई सर, बट देयर इज अ बिग स्टोरी एंड बहुत सारी लर्निंग्स थी। एक डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आपको इस शो से सीखने को मिलेगा। आपको समाज के लिए बेहतर करना है सारे ऑड्स को फेस करके, वो भी आपको इस शो से सीखने को मिलेगा। और आप जैसा बनने के लिए आपके मूल्यों को लोगों को फॉलो करना पड़ेगा। तो मैं बस इतना ही बोलूंगा कि जितने भी छात्र हैं वो इस शो को जरूर देखें। जितने माँ बाप हैं, जैसे एक जगह आपने किसी इंटरव्यू में मैंने पढ़ा था कि आपके पिता ने कहा कि बेटा स्वास्थ्य की सेवा से उत्तम सेवा कोई भी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरे फादर का टर्निंग पॉइंट था जो वर्ड बोला था, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग में एडमिशन ले चुका था उस समय। क्या बोला था सर उन्होंने? बस ये बोला था यार, मैं आपको दूसरे वर्ड में बताया था कि आपको, मैं पापा ने ये बोला था कि आप मेडिकल मेडिकल फील्ड में आप तैयारी करो। मुझे पापा ने ये बताया था, और ये वर्ड बोला था कि सबसे अच्छा मानव सेवा होता है ना। आप चाहे तो कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन था डॉक्टर भी बनने का, है ना। वो Yes, देखे थे कि मैं बायोलॉजी में भी अच्छे इंटरेस्टेड था और अच्छे मार्क्स भी लाता था, तो yes. इसलिए बोले कि डॉक्टर बनो, सेवा करोगे ज्यादा अच्छा रहेगा, मानव सेवा। ये उनका जो वर्ड है मेरी टर्निंग पॉइंट भी था, और शायद उन्हीं के कारण इधर डाइवर्ट हो गया मैंने मेडिकल की तरफ। देखने में आप बहुत ही सिंपल स्वीट पर्सनालिटी है सर, बट अगर मैं बोलूं तो करियर पे कितने लोग आज के डेट में। एक और आई थिंक एक शो हमने मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पे किया था सर, जिसमें डॉक्टर प्रीति ने बोला था, डॉक्टर प्रीति मैम, उन्होंने बोला था कि उनके पास एक केस आया था जहाँ पे एक बच्चा मैं हिंदी मीडियम से हूँ बोल के और सर झुका के बोल रहा था, वो इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहा था। तो ये समाज को आप मैसेज क्या, क्योंकि आज आप एक पोजीशन पे हैं सर और हिंदी मीडियम से रहे हैं, तो समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? कि कहीं ना कहीं समाज का भी हाथ है एक हिंदी मीडियम के बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स फील कराना, उसको इंफीरियोरिटी बिल्कुल फील बिल्कुल। कराना। तो समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? समाज को संदेश क्या समाज को सिखाना क्या है एक्चुअली, जो हमारा जो बेसिक है, यस सर। कभी बेसिक से न डरे, है ना। यस लैंग्वेज कभी बात नहीं आती, और हिंदी भी हमारा लैंग्वेज है ना। यस सर। हिंदी मेन, हम उसी में मदर टंग है। जो चीज हम जो डेली घर में बोलते हैं, उससे ज्यादा एक्सेप्टेंस ब्रेन की उसी की होगी ना, उसी लैंग्वेज की। यस सर। और आप दूसरे देश में देख लीजिए, जर्मनी में, आप जब तक जर्मनी नहीं सीखोगे ना, आपको वहां पे रहने नहीं दिया जाता। आपने यस ध्यान दिया होगा, आपके इंजीनियरिंग फील्ड में भी है, आपने जर्मनी की लैंग्वेज आपने पास नहीं की, आपको बोलना नहीं आया, आप जर्मनी नहीं जा सकते। यस और हमारे यहाँ क्या होता है, हिंदुस्तान में हिंदी बोल रहे हैं तो उसको इन्फेरियरिटी से देखते हैं। यस। मतलब ये लोगों की मानसिकता है, इसको बदलना जरूरी है। और जैसे अच्छे अच्छे लोग रहेंगे, उन लोग ही समझते हैं, है ना, कि लैंग्वेज बस से नहीं होता, आपको काम करके दिखाना है। यस ये लोगों को मानसिकता बदलनी पड़ेगी। और हिंदी इज नॉट इंफीरियर लैंग्वेज, है ना। मैं बहुत सम्मान करता हूँ अपने देश का, अपने लैंग्वेज का, और अपने जितने भी चीजें हैं, हिंदुस्तान की चीजें हैं। भले बहुत यहाँ पे लिबर्टी मिलती है, लेकिन इस लिबर्टी का ना कभी गलत मैसेज नहीं जाना चाहिए। यहाँ लिबर्टी यह है कि आप इंग्लिश में सब चीज कर सकते हो, पूरी ऑफिस चला सकते हो, यस सर। तो उसकी लिबर्टी का फायदा नहीं उठाना चाहिए कि इंग्लिश को हमने हिंदी को ही छोड़ दिया यहाँ से, यस सर। है ना। ये चीज जब पता चलता है, आप यूरोप में जाओ ना, जर्मनी में जाओ, तभी ये सब चीज समझ आती कि यहाँ कितनी लिबर्टी है हिंदुस्तान में। यस ये सर। लिबर्टी उधर नहीं मिलती। और सर आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला कि जैसे कंप्यूटर को बाइनरी समझ में आता है, कंप्यूटर को उसके सॉफ्टवेयर समझ में आते हैं, उसी हम्म, तरह इंसान के दिमाग में सबसे अच्छा वही स्टोर होगा जो वो सबसे अच्छे से जानता है। तो बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल कहीं समाज में जो चल रहा है उसको चलने दें, लेकिन आप क्या चाहते बिल्कुल हैं? जैसे बहुत अच्छा पॉइंट है सर ये आपका, कि मुझे जो समझना था मैंने वैसा ही समझा, कि बिल्कुल। हार्ट की सर्जरी करते समय मुझे नस दिख रहा है, वेसल्स नहीं दिख रहा है, और दोनों एक ही है। सो एक जो मेंटेलिटी है, ये समाज को भी समझना होगा कि क्या पता आप अपने अगर किसी को इंफीरियोरिटी फील कराते हैं तो आप एक बहुत अच्छे टैलेंट को क्या पता खत्म कर दें इस समाज में आने से ही। तो वो जैसा है, वो जैसा सीख रहा है उसको सीखने दीजिए, उसको आगे बिल्कुल बढ़ने दीजिए, क्योंकि शायद वो आगे जाके डॉक्टर कृष्णकांत साहू जैसे एक बड़े पर्सनालिटी बन सकते हैं वर्क के मामले में, समाज सेवा के मामले में, और लोगों को वो चीजें देने के मामले में जो आज बहुत लोग देने से पीछे हटते हैं। बहुत ही अच्छी स्टोरी सामने आई सर, और इसी के साथ साथ आज्ञा लेना चाहूंगा सर अब शो के बिल्कुल लिए। बिल्कुल। और और कुछ अगर आप शेयर करना चाहें सर, लास्ट नहीं मैसेज नहीं, के तौर ठीक पे। है, लगभग आप जो पूछना चाहे पूछ सकते हैं। यस मेरा मैसेज वही है, हार्ड वर्क, यस सर। है ना, नो शॉर्टकट। यस सर।
और जब तक एम लक्ष्य नहीं मिलता तब तक आप काम करते रहो और हमेशा अपग्रेड रखो अपने नॉलेज, हमेशा अपग्रेड, सॉफ्टवेयर हमेशा अपग्रेड, ब्रेन का सॉफ्टवेयर। अनिल सर भी डॉक्टर अनिल सर भी यही बोलते हैं सर माइंड के बारे में जब भी बात करते हैं। तो एनएलपी में भी वो ये बोलते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जो समझ में आ रहा है वही अच्छे से करो, सो थिंग्स विल हैपन। सो थैंक यू सर। एंड एक सेल्फी लेना चाहूंगा, अगर आप सर वहीं से थम्स अप कर दें। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट ओके, शो में आने के लिए। और दर्शकों को भी बोलूंगा बहुत बहुत धन्यवाद। मैक्सिमम लर्निंग लेके जाइए। पेरेंट्स को बोलूंगा कि अपने बच्चों को अगर सर जैसा बनाना है तो आज जो बातें आपने आउटकम में निकाली हैं वो पक्का अप्लाई करिएगा, करने दीजिए वो जो करते हैं पक्का एक दिन अगर वो अपने मूल्यों पर। और हाँ, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, मूल्य सिखाना। कहीं ना कहीं सर आपकी जर्नी में आपके टीचर्स और आपके पेरेंट्स ने जो मूल्य आपको दिए हैं और खुद आपने अपने आप को जो मूल्य दिए हैं वो बहुत ज्यादा है। तो मैं आप अपने आप को जो वैल्यूज देते हैं इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ सक्सेसफुल लाइफ, बैलेंस्ड लाइफ। सो थैंक यू सर एंड थैंक यू थैंक टू यू। ऑल फॉर वाचिंग दिस टू। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू थैंक यू। सर एक बार मैं चाहूंगा आप बोल दीजिए माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि ये कैंपेन भी लाइफ कैंपस रन कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, ओके। माई हेल्थ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। सर की तरफ से भी मैसेज मिल गया और मैं बोलूंगा कि इस कैंपेन को कंटिन्यू करते हैं, बिकॉज आपका स्वास्थ्य आपकी जिम्मेदारी है, ख्याल रखिए। बिल्कुल। इसके साथ हम बैक टू बैक आपके पास अवेयरनेस के शोज लेके आते रहेंगे। थैंक यू सर अगेन एंड थैंक यू टू ऑल द ओके, पीपल हु आर वाचिंग। थैंक यू बुलाने के लिए, थैंक यू।